तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किसमें, ठीक है, किसमें जो है एमीफिली, ठीक है, एमीफोमिली परागण होता है, ठीक है, एबीमोफिली परागण जो है ये किसमें होता है ये आपको बताना है। देखो ये परागण जो होता है जैसे कि खजूर हो गया और नारियल हो गया, भांग हो गया, इन सभी में जो कि एबीमोफिली परागण जो कि यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैसे कि फूलों में परागण मतलब जो कैसे होता है, ठीक है, फूलों में जो परागण कैसे होता है, तो फूलों में जो परागण होता है ये हवा के माध्यम से जो कि फूलों में परागण होता है, ठीक है, हवा के माध्यम से जो कि फूलों में परागण होता है। और पौधा में परागण जो है कहाँ से होता है, तो पौधा में परागण जो होता है ये परागकोश में होता है, ठीक है, पौधा में परागण जो होता है ये परागकोश पे होता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना कि पौधा में परागण कहाँ से होता है, परागकोश में होता है। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैसे कि बेलिस रेनिया, ठीक है, बेलिस रेनिया में कौन सा परागण होता है, ठीक है, बेलिस रेनिया में जो है कौन सा परागण होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेलिस रेनिया में जो परागण होता है ये जैसे कि क्रॉस परागण होता है, ठीक है। बेलिस रेनिया में जो है कौन सा परागण होता है, तो ये क्रॉस यानी कि क्रॉस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस परागण, ठीक है, तो ये होता है बेलिस रेनिया में। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन होता है यानी कि द्विखंडन जो ये किस में होता है, द्विखंडन जो होता है तो ये द्विखंडन जो है किस में होता है, देखो द्विखंडन जैसे कि ये अमीबा, ठीक है, अमीबा में जो है ना द्विखंडन ही होता है, ठीक है, अमीबा जो होता है तो अमीबा में जो कि ये द्विखंडन ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए देखो द्विखंडन क्या होता है। तो इस प्रक्रिया में जैसे कि विभाजन के बाद जनक जो होता है, इस प्रक्रिया में विभाजन जब होता है तो उसके बाद जनक जो होता है कोशिका समाप्त हो जाती है, ठीक है, कोशिका क्या हो जाती है, तो कोशिका जो ये हमारे समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों का जन्म होता है। और द्विखंडन प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमेनिया हो गया, तो ये सभी जो कि द्विखंडन का एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को जो कि आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो है तो जीवों का जन्म जैसे कि प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2 नए जीव का जन्म होता है, ठीक है, 2 नए जीव का जन्म होता है द्विखंडन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। चलिए तो अगला प्रश्न है 3 नंबर, जैसे कि निम्नलिखित में से लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है, मतलब ऐसा कौन है जिसमें लैंगिक जनन जो कि संचरित रोग नहीं है। देखो लैंगिक जनन संचरित रोग जो होता है जैसे कि डाइफाइड, ठीक है, डाइफाइड में जो है ना नहीं होता है, ठीक है, लैंगिक जनन जो संचरित रोग होता है ये डाइफाइड में नहीं होता है, जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, इन सभी में होता है लेकिन डाइफाइड में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर की ब्रिशन कोष का तापमान, ठीक है, ब्रिशन कोष का तापमान जो है शरीर के सामान्य तापमान से कितना डिग्री जो कि ये कम होता है। ब्रिशन कोष का तापमान जो होता है टेम्परेचर शरीर के सामान्य टेम्परेचर से जो कि कितना कम होता है, शरीर के मतलब सामान्य टेम्परेचर से कितना जो है ये कम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री सेल्सियस जो कि ये कम होता है, ठीक है। ब्रिशन कोष का टेम्परेचर जो शरीर के सामान्य टेम्परेचर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि 2 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका कम होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण क्या है, ठीक है, बहुविखंडन का मुख्य एक उदाहरण जो है आपको बताना है। देखो बहुविखंडन का मुख्य एक उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है प्लाज्मोडियम, जो कि इसका मुख्य एक उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है प्लाज्मोडियम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बहुविखंडन का मुख्य एक उदाहरण जो कि प्लाज्मोडियम होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और बात कर ले जैसे कि बहुविखंडन, ठीक है, देखो बहुविखंडन जो होता है बहुविखंडन ये क्या होता है और इसका उदाहरण क्या होता है। देखो बहुविखंडन जैसे कि आलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होता है जिसमें एकल मूकल, ठीक है, एकल मूल कोशिका को कई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। और बहुविखंडन के उदाहरण जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, उसके बाद अस्परोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, तो ये सभी जो कि बहुविखंडन का क्या होता है एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 5 नंबर की इनमें कौन जो है आलैंगिक जनन की विधि है, मतलब आलैंगिक जनन की विधि जो है ये कौन सी है। आलैंगिक जनन की विधि जो होता है देखो ये मुकुलन, ठीक है, मुकुलन जो होता है ये आलैंगिक जनन का ही एक विधि होता है, ठीक है, मुकुलन जो होता है ये आलैंगिक जनन का ही क्या होता है एक विधि होता है मुकुलन,
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। और बात कर ले जैसे कि अलैंगिक जनन की कई विधियां, जैसे कि विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया, कायिक प्रबंधन हो गया, तो ये सभी जो कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती है। ठीक है, और अलैंगिक जनन को आसंजन, ठीक है, आसंजन जो है के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो आसंग जनन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ओपोमिक्सिस के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है जैसे कि 7 नंबर प्रश्न है कि मादा में निषेचन जो है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, मादा में निषेचन जो होता है मादा में, तो मादा में निषेचन जो है ये कहाँ पे होता है, तो मादा में जो निषेचन होता है ये फेलोपियन नालिका में होता है। ठीक है, मादा में जो निषेचन होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये फेलोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मादा में जो निषेचन होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारा जो कि फेलोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि फेलोपियन नालिका में जो कि मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की केचुआ एक उदाहरण है। ठीक है, केचुआ जो है किसका एक उदाहरण है। ठीक है, केचुआ जो है किसका एक उदाहरण होता है, तो केचुआ जो होता है एक उभयलिंगी जीव का उदाहरण होता है। ठीक है, केचुआ जो होता है तो केचुआ जो है एक उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि केचुआ जो होता है, केचुआ ये उभयलिंगी जीव का ही एक उदाहरण होता है। ठीक है, केचुआ जो होता है ये उभयलिंगी जीव का ही एक उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। और बात कर ले कि केचुआ एक प्रकार की कृमि होता है जो कि लंबा वर्तलाकार और ताम्र वर्ण का होता है और प्रायः जैसे कि बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केचुआ और होता है केचुआ, ये केचुआ जैसे कि एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा और संघ जैसे कि सदस्य होता है। जैसे कि एनेलिडा संघ में जैसे कि खंड युक्त कीड़े आते हैं। ठीक है, खंड युक्त जो कीड़ा होता है उसी के अंतर्गत जो कि ये आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो कि केवल पुरुष में ही पाया जाता है। ऐसा कौन सा भाग है जो केवल पुरुष में ही पाया जाता है। ऐसा कौन सा भाग होता है जो केवल पुरुष में ही पाया जाता है। देखो केवल पुरुष में ही पाया जाने वाला जो होता है शुक्र वाहिका। ठीक है, शुक्र वाहिका जो एक जननांग होता है जो कि केवल पुरुष में ही पाया जाता है। ठीक है, ये जो है केवल पुरुष में ही पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा भाग है जो केवल पुरुष में ही पाया जाता है, तो ये शुक्र वाहिका हो जाएगा। और ये फेलोपियन नालिका जो होता है इसमें जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गया, दोनों का जो कोपुलेशन होता है यहीं पर होता है। ठीक है, दोनों का कोपुलेशन जो होता है ये फेलोपियन नालिका में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर का जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को जो है क्या कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को जो है क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर का अग्रभाग जो होता है उसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जो है परागकोश बोलते हैं। ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग जो होता है उसको हम लोग जो है परागकोश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा। और ये प्रश्न जो कि पूछा जाता है जैसे कि पौधा होता है, पौधा का जो पत्ती होता है, पत्ती, ठीक है, तो उसमें जो है छोटा छोटा एक मतलब छिद्र होता है। उसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। तो इसे आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। अलैंगिक जनन के समय में जो है कौन सा विभाजन जो कि ये होता है। अलैंगिक जनन के समय में कौन सा विभाजन होता है। देखो अलैंगिक जनन के समय में जो विभाजन होता है, जैसे कि कहने का मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। कहने का मतलब अलैंगिक जनन के समय जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन भी होता है, असमसूत्री विभाजन भी होता है। कहने का मतलब दोनों जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों विभाजन जो कि अलैंगिक जनन में होता है। और अलैंगिक जनन में जो एक ही जीव इसमें भाग लेता है, लेकिन दो दो मतलब कोशिका का निर्माण करता है अलैंगिक जनन में। ठीक है, ऐसा पॉइंट यहाँ पे बनता है। चलिए
अगला प्रश्न है 12 नंबर की गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो है ये कितनी होती है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो होती है ये अवधि जो है कितनी होती है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो है ये जो हमारी कितनी होती है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो होती है ये अवधि जो है कितनी होती है। देखो गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो होता है मतलब 3 महीने के भीतर होता है। कितना होता है 3 महीने के भीतर होता है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो होता है ये जो है हमारा 3 महीने के भीतर जो कि ये होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो मानी जाती है ये 3 महीने के भीतर जो कि ये मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको जैसे कि हम लोग अरण्यो ठीक है अरण्योधोफिली बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा कि अरण्योधोफिली जो कि बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। और एक परागण होता है जैसे कि चींटी ठीक है। तो चींटी के द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो चींटी के द्वारा जो परागण होता है उसको जैसे कि हम मार में कोपहाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मार में कोपहाइट बोलते हैं। चींटी के द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग मार में कोपहाइट बोलते हैं। तो इसे भी आपको जो एक पॉइंट बनता है यहाँ से याद रखना है। और एक पॉइंट और भी बनता है यहाँ से जैसे में कि चमगादड़ ठीक है। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। ठीक है चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग पक्षी परागण बोलते हैं। ठीक है चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे हम लोग जो पक्षी परागण के नाम से जानते हैं कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग पक्षी परागण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर की लैंगिक जरण के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है। लैंगिक जरण के लिए किस प्रकार की कोशिका का जो है विभाजन होता है लैंगिक जरण के लिए। देखो लैंगिक जरण के लिए कोशिका का विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है लैंगिक जरण के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है तो वहाँ पे जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाएगा कि लैंगिक जरण के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जो कि लैंगिक जरण के द्वारा हमारा होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की पत्नियों द्वारा जैसे कि कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या है। पत्नियों द्वारा कायिक प्रबंधन का एक उदाहरण जो कि आपको बताना है। पत्नियों के द्वारा कायिक प्रबंधन का एक उदाहरण जो है ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा जैसे कि बायोफाइलम। क्या हो जाएगा बायोफाइलम हो जाएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का एक उदाहरण जो होता है ये बायोफाइलम होता है। देखो कायिक प्रबंधन जो होता है ये कृत्रिम जैसे मतलब किसी पौधा में कृत्रिम रूप से किसी प्रकार का जैसे कोपुलेशन मतलब किसी प्रकार का कोई काम भी कराना जो होता है ये कायिक प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है जो कि मानव निर्मित होता है। ठीक है क्या होता है मानव निर्मित जिसको हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं। ठीक है तो यहाँ पे जो चला जाएगा कि पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रबंधन होता है ये बायोफाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न कि शीशन जो कि बांका होता है। ठीक है शीशन जो है ये बांका होता है। शीशन जो है ये बांका होता है। देखो शीशन जो ये बांका होता है जैसे कि प्रोप्यूस में होता है। कहाँ पे होता है प्रोप्यूस में होता है। ठीक है शीशन जो है बांका होता है ये कहाँ पे होता है तो ये जो है जैसे कि क्या बोलते हैं प्रेस प्यूस में होता है। ठीक है ऑप्शन बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। देखो शीशन जो होता है शीशन तो वो शीशन जो होता है आमतौर पर जैसे कि स्तनधारी जीवों और सरीसृप में पाया जाता है। और हिंदी में शीशन को लिंग भी बोलते हैं। ठीक है हिंदी में शीशन को क्या बोलते हैं तो हिंदी में हम लोग शीशन को लिंग भी बोलते हैं। तो इस टाइप से जो कि आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है लिंग भी जो कि इसे हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है। ठीक है अंडेशन के फलस्वरूप जो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो बनती है तो ये आपको बताना है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो है ये बनती है। देखो ये दीवार जो बनती है फल बनती है। ठीक है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो बनती है ये फल ही बनता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है कि निषेचन के फलस्वरूप जो है अंडाशय की जो दीवार बनती है ये हमारा जो कि कौन बनती है फल ही जो कि बनता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे
जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखो निषेचन, देखो निषेचन जिसको हम लोग कोपुलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोपुलेशन। ठीक है, इसे हम लोग जो कोपुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में से हम लोग कोपुलेशन बोलते हैं। कोपुलेशन जैसे कि एक लैंगिक जनन में होता है, एक अलैंगिक जनन में होता है। इसमें दो जीव भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन जो होता है इसमें केवल मतलब एक ही भाग लेता है और दो संतान को उत्पन्न करता है, और इसमें दो जनन भाग लेता है, एक संतान को उत्पन्न करता है। दोनों में मात्र इतना ही अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो कि हम लोग जो है इतना ही प्रश्न को कवर कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।